कि 36 राष्ट्रीय राइफल्स भारत देश की वो एलीट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है जिसके बारे में ये कहा जाता है यदि वो शिकार पर निकले तो खाली हाथ नहीं लौटती। मैंने कहा देखो सर, मेरे पास दो ही चॉइस है यहाँ पे, या तो मैं काम करके जाऊँगा कुछ बड़ा या तिरंगे में जाऊँगा। आपने एक मिलिटेंट को एज ए ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ किया और उसको इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर भी रखा। सर वो हमें कहानी अगर आप पूरा बता सकें। खबर थी, हमने पार्टी भेजी और उठाया बंदा, बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट। कौन सी उसकी तंजीम थी, उसका ग्रुप था हरकतुल जिहाद इस्लामी। मैं निहत्ते पे क्यों फायर करूँगा, मैं किसी की जान क्यों लूँगा कोल्ड ब्लड में। और दूसरी बात, ये पाकिस्तानी नहीं, अपना बच्चा है, क्योंकि ये रहने वाला कश्मीर का है। सर इसके पीछे के रूट कॉज क्या है जिसको इंडियन आर्मी मिस कर रही है? कितने मिलिटेंट पिछले साल मरे? 20-25? कुछ भी नहीं है। इतने तो गुंडे दिल्ली में मारे जाते हैं पुलिस फायरिंग में, इससे 4-5 गुना तो यूपी पुलिस ठोक देती है गुंडों को 6 महीने के अंदर। तो हम अननेसेसरली इसको इतना हाइप करते हैं। भारत का मुसलमान बहुत पैट्रियोटिक है। ये मेरे साथ बंदा ब्रेवली स्टेटमेंट बनाता है, हर जगह बनाता है। नहीं तो यहाँ जो है कैप्टन हनीफ और ब्रिगेड उस्मान जैसे लोग हो नहीं सकते। हमें बहुत डेवलपमेंट करनी है। तो एक तरफ देश को डेवलप करना है, दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी, कुछ तो नया करें। हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, एक कंपनी नहीं है वर्ल्ड लेवल की, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास। यूएसए सबसे अनट्रस्टवर्दी पावर है, लेकिन सुपर पावर है, उसको इग्नोर भी नहीं करते। इसीलिए देखो डोनाल्ड ट्रंप ने 60-70 बार कहा मैंने ऑप सिंधु रुकवाया, मैंने ये किया, हम जवाब भी नहीं देते, हम नाम ही नहीं लेते हैं डोनाल्ड का या यूएस का, कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हैं, बिकॉज हम उसको नाराज नहीं करना चाहते। तो सर एक तरफ तो देश को जॉब्स चाहिए और दूसरी तरफ हम इकोनॉमी में भी ग्रोथ करना चाहते हैं और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है दूसरी तरफ। तो सर ये जो एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी का एक बैलेंस है, ये सिर्फ पेपर्स पे ही रहेगा या फिर कभी इसे अप्लाई भी किया जा पाएगा? कई बिलियन ईयर्स पुराने हिमालय, तो वहाँ जब आप खोदते हो, कंपनियों को ठेका देते हो, वो माइनिंग करते हैं और वो ब्लास्टिंग करते हैं, जो थोड़ी बहुत ज़मीन सालों से दबी हुई है वो उखड़ जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं। फिर जैसे ही बारिश आती है भूस्खलन होता है और वहाँ क्रैक पड़े हुए, वहाँ के लोग चिल्ला चिल्ला मर गए कि मत बनाओ यहाँ, मत बनाओ कुछ नहीं। हमने उसी को अच्छा बना दिया। रणनीति, नेतृत्व और साहस की जीवंत मिसाल। लद्दाख से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक देश, कर्तव्य और संस्कार एक ही पहचान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि मेजर जनरल डॉक्टर यशपाल सिंह मोर्सर, सेना मेडल रिटायर्ड। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सर। जय सर, आई एम सर्जेंट आयुष धनौरिया फ्रॉम NIT राउरकेला। और मैं सार्जेंट आयुष है और हमारे साथ आज एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद है, मेजर जनरल डॉक्टर यशपाल सिंह मोर्सर। वी होप कि आज की ये पॉडकास्ट है ये काफी इंस्पिरेशनल होगी और काफी नॉलेजेबल होगी आप सभी के लिए। तो सर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट का। हम आपके मतलब लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, आपके चाइल्डहुड लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर तीसरी पीढ़ी रहे जिन्होंने सर्विसेज ज्वाइन करी अपनी फैमिली से। तो सर आर्मी ज्वाइन करने की जो मोटिवेशन है वो बचपन से आपके अंदर रही थी या फिर ये समय के साथ डेवलप हुई सर? हमारे टाइम पे चॉइस नहीं थी, या तो खेती करो या फौज में आ जाओ। तो हम उस वहाँ के हैं, मेरा गांव हिसार ज़िले में है, बास। तो हमारे परिवार में यही था कि 2-3 भाई फौज में, एक जो है खेती करने का रिवाज था। तो वो पूरा का पूरा बेल्ट ही, अगर आप देखो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये था कि फ़ौज में जाना है। तो इसलिए था बचपन से ही। लेकिन फ़ौज में ऑफिसर जाना है ये नई चीज़ थी, क्योंकि सब हमारे फादर वगैरह बहुत कैपेबल थे, शायद उनको गाइडेंस मिलती, उनको मौका मिलता तो वो भी ऑफिसर बन सकते थे। लेकिन ये सोच कि अब तकदीर बदलनी है परिवार की और अपने समाज की, ये सोच मेरे फादर के मन में थी कि भाई अब जो है, शुरू से तो बहुत यंग, शायद मैं 4-5 साल का था, मेरे फादर NDA में इंस्ट्रक्टर थे। मैंने अपनी स्कूलिंग NDA से स्टार्ट करी।
तो मेरे फादर वहाँ वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे, तो मुझे लेके गए, मैं शायद 4 या 5 साल का था, मुझे वहाँ छोटे से स्कूल में डाला। तब से मेरे दिमाग में या मेरे घर में था कि भाई तुमने ऑफिसर बनना है। तो जब तक 10 साल का हुआ तो मेरा एडमिशन हो गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, तो बैंगलोर चला गया मैं। तो वहाँ पर भी यही था, फैमिली को, परिवार को, सबको कि तुमने फौज में आना है। तो दैट इज़ वाई आई थिंक कुछ इट वाज इन द फैमिली। और मुझे भी लगा जिस टाइप का मेरा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हुई स्कूल से, मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक़ था, मुझे डिबेटिंग का बहुत शौक़ था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लिखने का शौक़ था, आउटडोर लाइफ का शौक़ था। तो वो काफ़ी क्वालिटीज़ जो बाद में सहज ढंग से मेरे अंदर आ गई, वो मैंने अपने स्कूल में जो है शुरू की। सो आई थिंक इट बिकेम अ सेकेंड नेचर। तो ज्वाइनिंग द फोर्सेस वाज आई थिंक चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ माई पेरेंट्स। मेरा ड्रीम भी था और अच्छी बात है कि वो सही टाइम पे सक्सेसफुल भी हो गया। तो सर इसके बीच स्कूलिंग से लेकर ऑफिसर बनने तक के बीच की जर्नी आपकी कैसी रही? बहुत ज़बरदस्त रही। स्कूलिंग मैंने की बैंगलोर मिलिट्री स्कूल से बता रहा हूँ। तो स्कूल में क्या था, मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता था और साइंस भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं क्लासरूम में कम रहता था, क्लास के बाहर ज़्यादा रहता था। तो ऐसा था कि मेरे वो लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे मेरे साथ, ये तो NIT, यहाँ तो सब पढ़े लिखे बच्चे बहुत नीट करके और इतनी कोचिंग करके आए हुए हैं। बट मेरे टाइम पे मुझे मैथ्स से, और मैं मैथमेटिकली चैलेंज समझ लो, तो मैंने 10th में डिसाइड कर लिया भाई मेरे मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इंग्लिश लिटरेचर का शौक़ था, हिस्ट्री का शौक़ था, ज्योग्राफी का शौक़ था, और लिखने का बहुत शौक़ था, और डिबेट्स में हिस्सा लेना, एलोक्यूशन में हिस्सा लेना, ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेना, उन चीज़ों का मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे पता था NDA नहीं होना है। मैंने दिया 2-3 बार एग्ज़ाम, कभी भी रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन तभी से मेरे मन में था कि हाँ, मैं कॉलेज जाऊँगा और कॉलेज में जाके कॉलेज में यही फोकस रखूँगा और फर्स्ट चांस में UPSC CDS क्लियर करूँगा। तो मैंने ग्रेजुएशन फिरोजपुर से की, गुरु नानक कॉलेज फिरोजपुर कैंट, बहुत एक छोटा सा जगह है, छोटा सा कॉलेज है। वहाँ पर भी मेरा यही लक्ष्य था। तो वहाँ पर भी कॉलेज में मैंने अपने कॉलेज को हैंडबॉल में यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर था। अपने कॉलेज के लिए मैंने वो ट्रॉफी जीत के, जो मेरे कॉलेज ने कभी सोचा नहीं था। कॉलेज की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। तो वो 2 साल करीब कॉलेज में मैं इन्हीं चीज़ों में एक्टिव में रहा, स्पोर्ट्स में, इन चीज़ों में। सो दैट इज़ वाई। और उस ज़माने में ये सब कोचिंग वोचिंग नहीं थी, बट आई वॉज क्लियर। तो मैं फर्स्ट चांस में बहुत कुछ दिन पहले मैंने अपनी UPSC की मार्कशीट शेयर की थी, और मुझे पता नहीं कहाँ मेरे फादर कागज़ बड़े संभाल के रखते। मार्कशीट मेरे पास अभी भी है, 1982 में मैं अपीयर हुआ था उसमें। तो मेरे बहुत ज़बरदस्त नंबर है, GK में, इंग्लिश में ज़बरदस्त नंबर है। मतलब आई थिंक आई मस्ट बी इन द टॉप इन दैट एग्जाम। तो ये इसीलिए निरंतर प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तो हो गया, आई एम हैप्पी कि फर्स्ट चांस में क्लियर हो गया सब कुछ, और फिर हम एकेडमी चले गए। सो इट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस, वेरी मेमोरेबल, अच्छा टाइम था वो। तो सर IMA से पास आउट होने के बाद आपने वन गार्ड में अपनी रेजिमेंटल लाइफ स्टार्ट की। तो सर रेजिमेंटल लाइफ और एक सिविलियन की लाइफ किस तरह से अलग होती है सर? थोड़ा बताइए। सब कुछ ही डिफरेंट है। और बहुत से लोग आप आजकल YouTube देख के और ये देख के सोचते हैं पता नहीं अफसर बन के क्या हो जाएगा। शुरू के दिन बहुत मुश्किल के दिन थे, जो कि लोग बात नहीं करते। मेरी यूनिट बड़ी ट्रेडिशनल यूनिट है, सबसे पुरानी यूनिट है इंडियन आर्मी की, फर्स्ट गार्ड 2nd पंजाब। और तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन वगैरह पे जोर था, और बहुत ऐसी चीज़ों पे जोर था। तो इतिहास पे बहुत जोर था, यूनिट के इतिहास पे। 250 साल का हमारा इतिहास था, तो उसको याद करना, और हमारे जो सिल्वर की ट्रॉफीज़ हैं हमारे मेस में, उनके सबके बारे में जानकारी हासिल करना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ था। लेकिन वहाँ पर भी मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि इंटर बटालियन हॉकी आ गया, इंटर बटालियन फुटबॉल आ गया। एथलेटिक्स में मैं 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर रिले, तो जब तक मैं सीनियर कैप्टन बना तब तक दौड़ता था। तो ऐसे बहुत कम अफसर मिलते हैं यूनिट में जो कि जवानों के साथ मुकाबला कर सकते हैं गेम में। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। तो मैं यूनिट की तमाम टीमों में मैं शामिल हो गया। तो उससे क्या, मुझे लीडरशिप भी सीखने का मौका मिला, और इंडिपेंडेंटली टीम को लेके बाहर जाना। जवान भी मेरे साथ खुश होते थे, मैं भी यूनिट से बाहर जाके बहुत खुश होता था। तो बहुत स्पोर्ट्स में बहुत वो रहा। फिर थोड़ा थोड़ा आर्मी कोर्सेज, आर्मी ट्रेनिंग पे भी मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। सो इनिशियल पीरियड, फिर हम पुंछ चले गए।
मेरठ में मेरा कभी, हम पुंछ में हम लाइन ऑफ कंट्रोल में थे, आई बॉल टू आई बॉल, वहाँ हमने बहुत लीडरशिप का और इंडिपेंडेंट मिशंस में काम करना, छोटी छोटी पोस्ट पे काम करना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और हमेशा डोमिनेट करना एनिमी को, कविताओं से नहीं, काम करके काम करके डोमिनेट करना। तो वो बहुत इलाका ऐसा है पुंछ राजौरी का, बहुत सी जगह वो हमारे ऊपर बैठे हुए, मतलब क्योंकि एलसी जो है कोई प्रॉपर आईबी की तरह कोई लाइन नहीं, इट इज़ वेरी वेरी रफ। तो कई जगह वो ऊपर पहाड़ी पे बैठे, हम नीचे हैं, और हमारी काफ़ी पोस्ट थी जहाँ पाकिस्तान ऊपर होता था, हम नीचे होते थे। लेकिन हमारे उस टाइप के कमांडिंग ऑफिसर्स और उनकी सोच उससे हमने पूरी टैक्टिक्स चेंज करी वहाँ काम करने की, बिल्कुल हर बार अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल। मेरी ये फितरत भी रही है पूरी फौज में कि जो काम करना नायाब तरीके से करना है। ये सिखाया हुआ ठीक है, वो एक जगह पे, वो किताबें एक जगह है। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग यंग ऑफिसर की लाइफ, स्पोर्ट्स भी करना और ये ऑपरेशंस में भी काम करना। और तो आई थिंक दैट दोज वो शुरू के 3-4 साल बहुत क्रूशल थे मेरी ज़िंदगी में, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मतलब मैं छुट्टी नहीं जाता था, मैं घर नहीं जाता था। मेरे फादर खुद फौजी हैरान है, कहता ऐसे कैसे होता है कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती है। बट मेरा क्या होता है, एक कंपटीशन खत्म हुआ दूसरा शुरू हो जाए, और फिर मोटर कंपटीशन, एमएमजी फायरिंग कंपटीशन, जो कंपटीशन हो, लेफ्टिनेंट यश मोर सामने। तो इस तरीके से इतने बिजी रहे और भागते रहे, दौड़ते रहे, कभी लात खाते रहे सीनियर से, कभी सीखते रहे। बट बहुत अच्छा दौर, उसी की वजह से वो मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तो आई कुड आगे फौज में काम कर पाया अच्छे से। जी सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने लाइन ऑफ कंट्रोल में भी अपनी सर्विसेज दी हैं, तो सर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगर ये डिस्कशन करें कि आप 36 राष्ट्रीय राइफल्स उसके कमांडर भी रहे, और साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि 36 राष्ट्रीय राइफल्स भारत देश की वो एलीट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है जिसके बारे में ये कहा जाता है यदि वो शिकार पर निकले तो खाली हाथ नहीं लौटती। तो सर आपने एक ऐसी एलीट फोर्सेस को कमांड किया, एलीट फोर्सेस की यूनिट को कमांड किया, तो इसके पीछे आपका एक्सपीरियंसेस किस तरीके के सर के थे, वो थोड़ा शेयर। ये अभी फास्ट फॉरवर्ड है 15-16 साल, बीच का एक दौर है। जब मैं यूनिट में था, मैं स्टाफ कॉलेज एग्ज़ाम पास किया, एक बहुत टफ एग्ज़ाम होता है फ़ौज में। वो एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट चांस में क्रैक किया, वो मैं वहाँ गया। फिर मैं स्टाफ में मैंने काम सीखा, कई जगह यूएन में गया बीच में। और तकरीबन जब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था, 16-17 साल मेरी सर्विस थी, तब मेरे को मौका मिला राष्ट्रीय राइफल्स में जाने का। और मैं गया 36 RR, जो कि आपने सही बताया गढ़वाल राइफल है, वो मेरी रेजिमेंट की नहीं है, मेरी रेजिमेंट की 21 RR है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स है। नॉर्थ कश्मीर में 21 RR गार्ड्स की यूनिट है। बट मेरी पोस्टिंग हुई 36 RR में, जो कि गढ़वाल राइफल्स की, बेसिकली गढ़वाल और आर्टिलरी का मिक्सचर था। तो मैं जब गया तो मैं बहुत सीनियर था, मतलब आई थिंक आई वाज नंबर 3 इन द यूनिट, और स्टाफ कॉलेज वगैरह कर चुका था, अभी अपनी यूनिट की खुद कमांड संभालने वाला था। तो मैंने ये सोचा था, और बहुत मेरे माइंड में अभी भी क्लियर है, 2001 की बात है, कि भाई यहाँ आए हैं तो कोई अच्छा काम करके जाएंगे। मेरा लास्ट चांस है जब मैं कुछ फिजिकली कुछ कर सकता हूँ, कॉम्बैट में हिस्सा ले सकता हूँ, कुछ ग्राउंड पर काम कर सकता हूँ। उसके बाद क्या आप सीओ बन जाते हो, फिर आप डायरेक्शन दे रहे हो, आप जो है औरों को डायरेक्शन कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, बट खुद फिजिकली बहुत कम मौका मिलता है कि कमांडिंग ऑफिसर खुद लीड कर रहा है। तो ये मेरा लास्ट चांस था। तो मुझे अभी भी याद है, जून 2001 में मैं 36 RR में पहुंचा, तो सीओ थे ब्रिगेडियर उस टाइम कर्नल विनोद रायजादा, गढ़वाल राइफल के। मैं कभी उनके साथ नौकरी नहीं करी थी। तो गए तो उन्होंने मेरे को देखा, कहते यार तुम यश बहुत फिट हो अपनी सर्विस और इसको। मैंने कहा हाँ सर, फिटनेस का मेरे को फितूर है, और जहाँ पहाड़ चढ़ने का मौका मिलेगा आप किसी लेफ्टिनेंट या कैप्टन से आगे चलूँगा, ये मैं आपको कहा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कोई ये बात बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा देखो ये एरिया काफ़ी फर्टाइल एरिया है, यहाँ काफ़ी तंजीमें काम कर रही हैं, ये वो। मैंने कहा देखो सर, मेरे पास 2 ही चॉइस है यहाँ पे, या तो मैं काम करके जाऊँगा कुछ बड़ा, या तिरंगे में जाऊँगा। और ये बात एक कमांडिंग ऑफिसर को कहना उनके टेबल पे सामने, एक बहुत अजीब, ऐसी फौज में बात करते नहीं है। ये ऐसी बातें पिक्चरों में होती हैं या वैसी होती हैं, नॉर्मली सल्यूट मारा, यस सर, ओके सर, ये ऐसे होती है। बट मेरे को पता नहीं क्यों, मैं इतना मेरे में वो था कि मैं तो वो बहुत वो ना, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। वो उन्होंने
मेरे को जब फी डाली, उन्होंने कहा यश तुम ना यहाँ से जिस टाइप का तुम्हारे में जोश है, तुम कम से कम 1 नहीं 2 अवार्ड लेके यहाँ से जाओगे। मैंने कहा सर मुझे अवार्ड की परवाह ही नहीं, और ये मेरी ज़िंदगी का एक सार भी है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा मुझे अवार्ड दे दो, मुझे अवार्ड दे दो। मैं गीता में बिलीव करता हूँ, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कभी भी इसकी। तो जब आरआर में पहुंचे हम, 36 आरआर में, तो मैंने कहा सर मेरे को वो एरिया दे दो जो सबसे मुश्किल है। तो 36 आरआर साउथ कश्मीर में है, अनंतनाग जिले में है, और लास्ट में बहुत मुश्किल है जहाँ पर ये गढ़ोल वैली है, जहाँ भी पीछे 19 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर, एक कंपनी कमांडर और एक डीएसपी की डेथ हो गई थी 1.5 साल पहले एक एनकाउंटर में। तो बहुत ही टफ इलाका है वो। तो वहाँ पर जो लास्ट कंपनी है कोकरनाग कंपनी, उसका मैं कंपनी कमांडर बना। तो सबसे पहले मैंने डेल्टा कंपनी का नाम रख दिया दिलावर कंपनी। मेरा अपना नाम दिलावर मेरा अपना नाम कोड हो गया दिलावर। और मैंने सोच लिया जो तरीका है ना काम करने का, कि जी 30 आदमी जाएंगे, ये पेट्रोलिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे। मैंने कहा इस तरीके से कोई कामयाबी नहीं मिलनी, नया तरीका ढूंढना है। तो जहाँ 30 आदमी जाते थे वहाँ मैंने कोशिश किया 8-10 लोगों के साथ, जहाँ 10 लोग जाते थे 2 लोगों के साथ। तो स्मॉल टीम ऑपरेशंस में ये मैंने इंडियन आर्मी को सिखाया और बताया कि छोटी टोली जो है कितनी खतरनाक हो सकती है। तो स्मॉल टीम ऑपरेशंस में 36 आरआर में हमने कोवर्ट ऑपरेशन भी किए, ऐसे ऑपरेशन किए कि ये मिलिटेंट ये टेररिस्ट इनकी रीढ़ की हड्डी में डर बैठ गया कि पता नहीं है कौन लोग है, कहाँ से हमें मारेंगे। मतलब ऐसा खौफ, फौज का खौफ उनके दिलो दिमाग में, जो मैं साइकोलॉजिकली पैरालिसिस चाहता था वो हम अचीव कर पाए वहाँ पे। तो बहुत अच्छा टेन्योर रहा मेरी कंपनी ने, मेरी बटालियन ने। जब मैं रहा वहाँ तकरीबन 100 से ऊपर मिलिटेंट्स को ठोका। मेरी अपनी कंपनी ने 35-40 लोगों को, हमारा रिकॉर्ड है आज तक वहाँ पे। और मुझे खुशी है कि मेरे तकरीबन आई थिंक 14-15 जवान सेना मेडल लेके गए। मैं हमेशा कोई आता, मैं कहता पहले इसका जवान का इसकी साइटेशन भेजो, इसकी साइट। मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपनी जवान की छाती पे मेडल देखूं। और मेरे ये भी था, ये भी करें काम। और ये लड़ाई नहीं है जहां हमने अपने वीर गति को प्राप्त होना है। तो मैं ये भी सोचता था कि दिमाग से काम करना है। मेरा कोई जवान जो है, मैं नहीं चाहता मैं भी किसी की 2 मिलिटेंट मारे और 3 डेड बॉडी मैं घर भेज रहा हूँ। ये भी मेरे माइंड में क्लियर था कि दिमाग से काम करना है, सूझबूझ से काम करना है। तो ये भी मेरी वो है कि मेरा कोई भी जवान मेरी कमांड में, आई डिड नॉट लूज अ सिंगल सोल्जर। तो बिना कोई जवान खोए हुए ये कामयाबी करना, ये 36 आरआर में ये मैं अपनी जो है, और जवानों की है। फाइनली अच्छी टीम थी हमारी, बन गई। तो बहुत मज़ा आया वहाँ काम करने का। बहुत ही अच्छा लगा इस एक्सपीरियंस के बारे में जान के। तो मैं आप सभी को बता दूं, एक भारतीय सेना में किसी जवान के लिए वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड जिसे कहते हैं, वो पाना कितने ही गर्व की बात, कितने ही सम्मान की बात होती है। और मैं आप सभी को ये बताने में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेजर जनरल सर को भी सेना मेडल से ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है। और उससे पहले मेरे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला फर्स्ट टाइम। तो दो अवार्ड मैंने 36 आरआर में। और सेकेंड अवार्ड मेरा आया जब मैं बांग्लादेश जा चुका था। मैं उसके बाद वहाँ से वो लड़ाई लड़के मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं वहाँ से इमेजिन कश्मीर से ढाका पहुँचा मैं। और मतलब मेरी लाइफ का ये बहुत ज़बरदस्त दौर है। और मैं यूनिट में रहते रहते लेफ्टिनेंट कर्नल भी बन गया, मेरा प्रमोशन भी आ गया, और फिर मैं वहाँ से वो ढाका गया। तो वो दौर मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत, सबसे मज़ेदार, सबसे जो मुझे खुशी देता है। और वो जवान मेरे साथ आज भी टच है। और कमाल की चीज़ क्या है ना, ये देखो, ये आजकल हम बहुत बातें करते हैं, मैंने इतने मारे, मैं मारने वालों की बात नहीं करता, हमने दिल जीते। मेरा पैरेलल जो मेरे माइंड का काम था एज ए लीडर, वो था मैंने खुद कुरान पढ़ी, मैंने खुद रोज़े रखे वहाँ, मैं लोगों के दिलो दिमाग के अंदर घुस गया मैं वहाँ पे। और लोगों का इतना प्यार, इतनी इज्जत। आज जो उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए, आज 20, 21, 22 साल के हैं, वो मेरे टच में है। आज मेरी मैक्सिमम फॉलोइंग कोकरनाग और क्या अनंतनाग और कश्मीर में है। बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं कश्मीर में, और कहते हैं सर आपसे। तो दिल कैसे जीतना है लोगों का, क्योंकि लोग हमारे हैं। हम इनको मिलिटेंट क्या मारेंगे, पेड़ के पत्ते फिर से उगाएंगे कहीं ना कहीं से, कोई और वेपन उठा लेगा। बट हमने वहाँ पर ये भी काम करना है, शांति का, अपने देश का इलाका है, कोई दुश्मनों के साथ नहीं लड़ रहे हम, ये अपने लोग हैं। तो ये मेरा उस टाइम से था। और तब भी मेरे को ये था कि कश्मीर को हमने किस तरीके से, तो लोगों के साथ, लोगों को ये पता था कोई प्रॉब्लम है ना वहाँ पे कश्मीर में, उस मेरे इलाके में, सबको पता था मोर साहब के पास पहुँच जाओ,
बिजली नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, पानी की प्रॉब्लम है, स्कूल की इशू है, सड़क का प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्मी के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं। आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, और वो भी उन इलाकों में जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ना के बराबर है। तो वहाँ बहुत हमने लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाना, बच्चों के स्कूलों में जाके उनको पढ़ाना, उनको स्पोर्ट्स का किट देना, ये सब। तो मुझे ज़्यादा मज़ा उस चीज़ का आता है। आज मैं ज़्यादा उन चीज़ों की बातें करता हूँ कि कैसे वी कैन रीच आउट टू आवर पीपल, चाहे वो लद्दाखी हों, चाहे कश्मीरी हों, चाहे कहीं के भी हों। सो वो एक माइंड सेट और लोगों के साथ जो मेरा घनिष्ठता हुई, दैट वाज वेरी गुड। सर जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बता ही रहे हैं, तो सर इसी में आपका एक एक्सपीरियंस ये भी रहा कि आपने एक मिलिटेंट को एज ए ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ किया और उसको इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर भी रखा। सर वो हमें कहानी अगर आप पूरा बता सकें तो। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिसंबर 2001 की बात है। सर्दी का मौसम था, और तब तक ना आप सोचो 6 महीने में मैंने वहाँ लोगों के मन में ना एक जगह बना ली थी कि यार ये बंदा अलग है, ये अलग है, इसके दिल में दिल धड़कता है, और ये हमको ऐसे ही देखता है जैसे अपने गांव में अपने बुजुर्गों। मैंने सबको बोला, देखो यार यहाँ की जो बुजुर्ग है, महिला है या वो हमारा ही है, अगर हम ऐसे देखना शुरू करेंगे तो आपको रिस्पांस देंगे। तो मुझे लगा कि तो लोगों के बीच में ये हो गया कि मुझे खबर देनी है। और मैं फिरन, मेरी अगर पुरानी कोई तस्वीरें देखो तो मैं फिरन में दाढ़ी में रहता था, बिना AK-47 के लोगों से मिलता था, और ये तो मुझे कोई ना मिल जाता था जो खबर देने के लिए। तो मुझे किसी ने ऐसे ही खुद ही अपने आप खबर दी कि सर फलाने गांव में एक मिलिटेंट है जिसके पाँव में गोली लगी हुई है और वो कहीं और से आया हुआ, यहाँ उसका इलाज चल रहा है। हमने कहा कहाँ? पूरा उसने बताया, इस मोहल्ले में इस घर में है, और दोपहर के टाइम वो जो है उसका इलाज चल रहा है, वो धूप में बाहर उसकी चारपाई लगी होती है। हमने खबर थी, हमने पार्टी भेजी और उठाया बंदा, बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट। तो बंदे को लेके आए, तो जैसे फौज में इनिशियल तो हमने ही इंटरोगेशन करनी थी। उसने अपना पूरा नाम बता दिया, कहाँ का रहने वाला है, कौन सी उसकी तंजीम थी, उसका ग्रुप था हरकतुल जिहाद इस्लामी। आजकल वो ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, वो लश्कर तौयबा में कहीं जाके आगे जाके मिल गया, बट बड़ा ग्रुप था साउथ कश्मीर में और डोडा किश्तवाड़ में। तो वहाँ से ये शख्स यहाँ आया था, इलाज उसको लेके कोई आ गया, क्योंकि यहाँ कोई जानता नहीं। तो हमने उसको आगे हैंड ओवर कर दिया, आर्मी में रिपोर्ट कर दी कि हमने लाइव पकड़ लिया, बंदा जिंदा पकड़ लिया। तो आगे उसका इंटरोगेशन हुआ, JIC तक गया, वो वापस आया 5-6 दिन के बाद उसी पते पे वापस कि भाई इससे जो हमने खबर लेनी थी ले ली, अब इसका जो करना है 36 RR कर ले। अब ये तो कैप्चर्ड मिलिटेंट है, सरेंडर्ड भी नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे जो फौजी, इनको पता है क्या होता है जब मिलिट्री पकड़ लेते थे किसी को। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑप्शन भी है। मैंने कहा नहीं, देखो अब हम अल्लाह के बंदे हो गए यहाँ, हम तो यहाँ भाई नेक ही काम करेंगे, और वही काम करेंगे जो मुझे फौज में सिखलाई दिया। मैं निहत्थे पे क्यों फायर करूँगा, मैं किसी की जान क्यों लूँगा कोल्ड ब्लड में। और दूसरी बात, ये पाकिस्तानी नहीं, अपना बच्चा है, क्योंकि ये रहने वाला कश्मीर का है, कश्मीर के किसी और हिस्से का। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी भी वो जीवित है, अब वो रिटायर भी हो गया फौज से, उसके बच्चे हैं और मेरे टच में रहता है, बहुत प्यारा इंसान है वो। तो मैंने उसको जो है कहा ठीक है। तो धीरे धीरे हमने उसकी देखभाल करी, और उसकी देखभाल करने में मेरा नर्सिंग असिस्टेंट था नायक द्विवेदी। और द्विवेदी को मैंने बोला, द्विवेदी यार इसका देखभाल दे, इसको कोई मल्टीविटामिन वगैरह दे, इसकी बहुत चोटें लगी हुई हैं, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उसको धीरे धीरे हमने उसको ठीक कर दिया। और फिर मैं उससे रोज़ 15-20 मिनट में उससे बात करता, भाई और तू कब गया पाकिस्तान, कहाँ गया, कैसे ट्रेनिंग करी, ये वो सारी बातें। तो मैंने लगा यार ये इसके पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि कौन से गाँव में मिलिटेंट बैठे हैं, बट ही हैज़ ऑपरेटेड विद देम। ये हमें सिखा सकता है कि यार ये लोग कैसे काम करते हैं, इनको क्या सिखाया जाता है, इनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, कैसे इनको रेडिकलाइज किया जा सकता है। तो वो बहुत, उसके साथ फिर मेरी एक ऐसी घनिष्ठता होगी कि वो मेरे छोटे भाई की तरह हो गया। मेरे साथ मैंने ऑपरेशन में ले जाना शुरू किया। 2-3 ऑपरेशन के बाद जहाँ बहुत दुर्गम पत्थर और बहुत मुश्किल का रास्ता था, वो मेरे साथ चलता था। कई बार तो मैं अपनी AK-47 उसको दे देता था, मैंने कहा तू पकड़, आराम से मेरे पीछे पीछे चल या मेरे साथ चल। तो इतना दोस्ताना हो गया। लोगों ने कहा भी मुझे, मैंने कहा देखो यार, अब मैं इंसान ऐसा हूँ, मैं फेस वैल्यू पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं एकदम 100%, मेरा डिफॉल्ट ऑप्शन ट्रस्ट है। मैं किसी पे शक कर ही नहीं सकता जिंदगी में।
मैं हमेशा सोचता नहीं जो बोल रहा है सच बोल रहा है। तो वो मेरे में एक इनोसेंस कह लो या जो थी। उसके बाद उसने मेरे साथ काम किया और मैं क्या बताऊं, उसके बाद ऐसी झड़ी लगी, ऐसे हमने टॉप के मिलिटेंट कमांडर्स को, जिसमें खालिद बसरा था जो डिविजनल कमांडर था, उसको मतलब नहीं था कि कोई पकड़ सके उसको भी हमने इसकी टैक्टिक्स और ये हमारे साथ था, हमने काम किया। तो देखो एक इंसान की जिंदगी बचाई, बट इसकी वजह से हमें इतना ज्यादा फायदा हुआ। फिर जब मेरा टेन्योर पूरा होने वाला था, हमने उसको ये टेरिटोरियल आर्मी खड़ी हो रही थी, हमने बहुत गुजारिश करी कि यार ये तो बंदा इतना देशभक्त है, उसको फौज में भर्ती कर दिया। फिर वो हवलदार रैंक से रिटायर हो गए पूरी पेंशन के साथ। तो देश का बच्चा बचाया और उसको उसकी जिंदगी दी, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे अखबार में भी कई बार आई है स्टोरी है। और बट ये है कि ऑपरेशनल एरिया भी, जब हम अपने एरिया में काम कर रहे हैं, किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, मैं यही सिखाता हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को, फौज को, लीडर्स को, कि दिल धड़कना चाहिए, दिल कठोर नहीं होना चाहिए। वो वेपन है ना हमारे पास, वेपन है ना हमारे पास, जब जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे, बट 24 घंटे नहीं ये होना चाहिए। वी शुड ट्राई एंड विन पीपल, बिकॉज देश की बड़ी समस्याएं हैं, अलग अलग है, हर एक चीज के हम हिस्ट्री में नहीं घुस सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जहां रहे वहां अच्छे से काम करें। सो दैट इज हाउ द स्टोरी इज देयर अबाउट दिस अमेजिंग पर्सन आई मेट इन लाइफ। तो सर इंडियन आर्मी ने, जैसे आपने बताया कि दोनों तरह से ऑपरेशंस करके देख लिए, लाइक आपके जैसे स्टाइल से भी और अपने नॉर्मल स्टाइल से भी, बट सर फिर भी हम कश्मीर के अंदर जीरो मिलिटेंसी नहीं कर पा रहे हैं। सर इसके पीछे के रूट कॉज क्या है जिसको इंडियन आर्मी मिस कर रही है कि हम अभी भी जो कश्मीर के हालात है उसमें उतना ज़्यादा सुधार हम नहीं ला पा रहे हैं। देखो जीरो मिलिटेंसी क्यों है, मतलब कैसे पहुंचेगी जीरो मिलिटेंसी जब तक, बिकॉज पाकिस्तान करता रहेगा। अब हमने ग्लेशियर भी ले लिया, 99 की लड़ाई भी लड़ ली, अभी सिंदूर भी लड़ लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी ये कर लिया, तो स्मॉल लेवल ऑफ इंसर्जेंसी वहां चलेगी, कुछ दिन और चलेगी। तो और वो इतनी छोटी है, कितने मिलिटेंट पिछले साल मरे, 20-25, कुछ भी नहीं है। इतने तो गुंडे दिल्ली में मारे जाते हैं पुलिस फायरिंग में, इससे 4-5 गुना तो यूपी पुलिस ठोक देती है गुंडों को 6 महीने के अंदर। तो हम अननेसेसरली इसको इतना हाइप करते हैं कि वो आएगा, ठीक है, इस बहाने कम से कम हमें काम तो मिल रहा है, हमारी RRR चल रही है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी लो लेवल मिलिटेंसी, और किसी भी मिलिटेंसी को बंदूक ने ख़त्म नहीं किया। ये कृपया करके मैं बता दूं, ये जो हमारे यहाँ बहुत जिंगोइज्म छाती पीटते हैं यूट्यूब पे और गोदी मीडिया पे कर दें, कोई मिलिटेंसी बंदूक से सॉल्व नहीं हुई है दुनिया में। मिलिटेंसी वार्तालाप से सॉल्व हो सकती है, दिल जीतने से सॉल्व हो सकती है। तो हमें देखना चाहिए कि मलहम कहाँ लगाना है। हमारा टीवी देखो तो रोज कुरेदते रहते हैं, टीवी पे तो हर रोज यही चलता रहता है नैरेटिव। तो हमें वहाँ पर कश्मीर में किसी भी, कश्मीर एक नॉर्थ ईस्ट में भी इश्यूज है, यहाँ नक्सल इश्यूज भी हैं, तो ये एक डेवलपिंग कंट्री में ये चलते रहेंगे इश्यूज। बट हमें फाइनली वी मस्ट गो फॉर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, वी मस्ट ट्राई एंड विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल एंड यूथ। जो यूथ है उसको प्रोटेक्ट करना। यार वो अब तुमने कॉलेज बंद करा दिया जम्मू में, यहाँ कहीं आते हैं बच्चे, वो कश्मीर के बच्चे, कहीं कुछ हो जाता है छोटा मोटा, वहाँ उनके माँ बाप क्या सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा तो वो सिक्योर नहीं है, ये नहीं। तो थोड़ा सा देश का सोचना चाहिए। और आई एम श्योर एक्चुअली तो हमने ऑलरेडी काबू पा ही लिया है मिलिटेंसी पे, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारा बड़ा सख्त पैरा है, और सख्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं। छोटा मोटा एक्शन कभी कभार उसके लिए वी हैव इनफ। काफ़ी एरियाज में तो J&K पुलिस जो है बढ़िया काम कर रही है और करती रहेगी। तो आई थिंक इट इज़ मैटर ऑफ टाइम, वी विल सी अ टर्न अराउंड। बट उसके लिए देश का नैरेटिव अच्छा होना चाहिए, वो नैरेटिव खतरनाक घृणा से भरा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार, जब 25 साल पहले था तब भी यही बात कहता था, आज भी यही बात कहता हूं कि वी हैव टू विन पीपल ओवर। लोगों का कैसे दिल जीतोगे जब वो यहां आता है, कश्मीरी नजर आता है आपका शॉल बेचने वाला, उसको चाय पिलअप पे बात करो, इसको ये मत देखो ये ऐसा है। तो अब हम क्या हो गया, बहुत वो ऐसे देखने लग गया लोगों को धर्म की नज़र से, उससे ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये फिर कैसे, मतलब अब देखो मणिपुर के ही बच्चे को देहरादून के अंदर जो है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ही सेफ हैं, कोई कहीं पे लिंचिंग हो रही है। तो सो ओवरऑल आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस की, जो मैंने शुरू वाले भाषण में बात की थी, सोशल हार्मनी बड़ी जरूरी है।
है ना। और यही भाषा में कश्मीर में भी करनी चाहिए। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों में, वो भी उनकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, चाहे वो केरला का, कश्मीर के, हर माँ बाप की एक ही वो होती है, बच्चा नौकरी लग जाए, ये सरकारी नौकरी लग जाए, पीसफुली रहे आराम से, कोई नहीं चाहता। और वो तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं। और मैं तो पंजाब की इंसर्जेंसी भी देखी है, मैं तो बहुत पीक इंसर्जेंसी में पट्टी हरी के, तरन तारण, भिक्खीविड, अजनाला में खूब काम किया एज ए यंग मेजर। तो इंसर्जेंसी का आयाम अलग होता है, लोगों की सोचना चाहिए, जो लोग जो गांव देहात में रहते हैं उनकी क्या है। तो आई थिंक बाय एंड लार्ज वेरी सून वी विल, बट जीरो मिलिटेंसी जब होगी हो जाएगी, कोई बात नहीं, अभी ऐसा चिंता की कोई इशू नहीं है अभी। तो सर अभी हाल फिलहाल में ही लाल किले में एक इंसिडेंस हुआ है और अल्फला यूनिवर्सिटी से भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स जैसे हाईली एजुकेटेड भी होते हैं, जिन्हें हम रैशनल या कह लीजिए लॉजिकल मानते हैं या ट्रेंड माइंड्स मानते हैं, वो भी किस तरह से रेडिकलाइज हो जा रहे हैं, इसके पीछे क्या थिंकिंग है सर? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए रेलिवेंट है कि जो हमारा माइंड सेट है ना, जो एक हमारे दिलो दिमाग में एक धारणा बना दी गई है कि भाई कौन लोग मिलिटेंट बनते हैं, कौन रेडिकलाइज होते हैं। हम सोचते हैं जो मदरसे में जाते हैं वहाँ मौलवी इनको वो करते हैं, या किसी और मज़हब में है वो वहाँ से। बट ये बहुत साल पहले जब मैं पंजाब में था, 2014-15 में मैंने ब्रिगेड कमांड की, तो हमने पाकिस्तान की इंसर्जेंसी को समझा और ख़ास तौर पे लश्कर तोयबा उसको समझा। और वहाँ पर एक स्टडी हुई, फॉरेन की एक स्टडी थी कि वहाँ पर कौन लोग मिलिटेंट बन रहे हैं। तो नज़र में आया कि जो लोग मिलिटेंट बन रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू बन रहे हैं, आज से इतने साल पहले। तो रेडिकलाइजेशन इंटरनेट के थ्रू है, थ्रू सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप के थ्रू है, फेसबुक के थ्रू है, यूट्यूब के थ्रू है, और लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं उसके। तो वाइट कॉलर और ये इस टाइप के, और ये तो इतना मुझे, क्योंकि इसकी शुरू में आया उसके बाद कुछ आया नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर अ डिटेल्ड रिपोर्ट, तभी जाके हम इसको अच्छे से इसकी एनालिसिस करेंगे। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ माइंड पे अटैक करती हैं, और पढ़े लिखे लोगों के माइंड पे अटैक करती हैं कि तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम खतरे में हो, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, तुम हथियार उठा लो। तो वी हैव टू बी रियल। इसीलिए उसका जवाब वो है ना कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वी शुड एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। ये फियर क्यों रहे किसी में कि मैं माइनॉरिटी हूं और मेरे ऊपर लोगों की नजर है, या मुझे कल को फाइट बैक करना पड़ेगा, कल को मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। ये क्यों हो? जो इस देश में सबको ऐसा फील होना चाहिए मेरा देश है, मुझे कोई फियर नहीं है, मैं इनसिक्योर नहीं हूं। तो ये इस टाइप की जो है ये है। अब उस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है आई डोंट नो, बट वाइट कॉलर एंड पढ़े लिखे लोगों का रेडिकलाइजेशन बहुत डेंजरस है। और इसके लिए हमें हमारी सोसाइटी की तरफ देखना चाहिए, हमारा टेलीविजन क्या दिखा रहा है रोज वो देखना चाहिए, हम किस टाइप का नैरेटिव देश में चला रहे हैं वो देखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। बट एंड वी मस्ट ट्रस्ट आवर इंटेलिजेंसीज, वी मस्ट ट्रस्ट, आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो हमें आम इंसान को क्यों सारा दिन गुस्सा रहे, मैं आज ये करूंगा, मैं बदला लूंगा। तुम अपना काम करो यार, जो मैं हर रोज डीएनए में यही तो बताता हूँ, तुम लोग जो लाइव देखते हो यूट्यूब पे, मैं यही बताता हूँ, अपना काम करो, अपने ध्येय पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तुम क्यों इस चीज में पढ़ रहे हो कि मैंने धर्म बचाना है, मैंने अपनी जात बतानी है, खतरे में फलाना है ढिकड़ा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सो बट आई एम श्योर बाय एंड लार्ज भारत का मुसलमान बहुत पैट्रियोटिक है। ये मेरे सब बंदा ब्रेवली स्टेटमेंट बनाता है, हर जगह बनाता है, नहीं तो यहाँ जो है कैप्टन हनीफ और ब्रिगेड उस्मान जैसे लोग हो नहीं सकते। और आर्मी में भी मैंने बहुत मुस्लिम सोल्जर्स के साथ काम किया, जेएंड के लाइट इन्फेंट्री के कश्मीरियों के साथ काम किया, मैं बता नहीं सकता यार, उनका आगे हमेशा आगे रोकना पड़ता था, गोली लग जाएगी यार, तू क्यों भाग रहा है। अरे तो आई हैव नो डाउट ऑन व्हाई शुड आई शुड ट्रस्ट एवरीवन। सो ठीक है, अगर किसी ने किया तो वो भुगतेंगे उस चीज को, है ना। बट वी शुड बी अवेयर कि ऐसा नहीं होना चाहिए रेडिकलाइजेशन। यस सर, जैसे थोड़े आंसर डिफरेंट हैं, टिपिकल नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्यों भाई, अलग है ना बात। हाँ, कुछ को और होगा सर ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा और उसमें तड़का लगाओ, लेकिन वो मेरी फितरत है नहीं। अच्छा हाँ, तो सर आपने स्टाफ कॉलेज के टाइम में अपना टाइम बांग्लादेश ढाका में स्टाफ कॉलेज किया। सर करंटली जो बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते जो हालात चल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है, और बांग्लादेश में भी लाइक कुछ अपने लीग्स है जिनको बैन कर दिया गया है। तो सर क्या इंडिया करंटली
इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की तरह ट्रीट कर रहा है? ये ना सबसे बड़ी ये हुई है, हमारा क्या हो गया ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डोमेस्टिक पॉलिसी की छाप पड़ गई है। और ये हमारे जैसे, हमारा बहुत बड़ा देश है, मैं 1 साल वहाँ रहा हूँ, इतना बड़ा देश है, क्या है बांग्लादेश? हम क्यों एक क्रिकेट प्लेयर को ले लिया केकेआर ने, तो हमने जो है ऊपर से आदेश दे के भी उसको कितनी छोटी हरकत थी हमारे लिए। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई कौन चलाता है? बीसीसीआई। और क्यों किसी प्राइवेट टीम को बोले तो इस खिलाड़ी को मत ले? मतलब ये उसने, अब कहते हैं हम इंडिया में खेलेंगे नहीं, आईपीएल को अब देखो ना कैसे छोटे, हमने मालदीव्स के साथ किया, ये मालदीव्स को बाइकआउट, मालदीव्स खूब चिंटुओं ने चलाया, ये बाइकआउट मालदीव्स को, एक्टर मालदीव जाएगा उसको ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। फिर हमने बुलाया कि अरे तो बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे ही बांग्लादेश को कृपया करके, वहाँ एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, यस है। जब मैं था वहाँ पे 24 साल पहले तब भी था। मैं तो जब था, ये खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी, ये तारिक रहमान की मदर, और जमायत इस्लामी और उनकी मिली जुली सरकार थी। मैं रोज सुनता था हॉल में बैठा हुआ भारत के खिलाफ लोग, बट दैट डजंट मीन कि हम लड़ना शुरू कर दें, गालियां देना शुरू कर दें। अरे ठीक है, वो चारों तरफ से भारत ने घेरा हुआ उसको, वो उसको आप जब माइनॉरिटी में आते हो या ऐसे आते हो, उसकी साइकोलॉजी मैंने समझी वहां से कि ठीक है, उसको ये इशू है, वहां कोई भी प्रॉब्लम होती है वो भारत को ब्लेम कर सकते हैं, बट दे लव इंडिया। मैं तो इतने लोगों के घरों में गया हूं, पूरे देश में घुमा हूं, उनकी एक ही हसरत होती है, अमेरिका जाना हसरत नहीं है, उनकी हसरत होती है भारत देखना। उनकी हसरत ये होती है भारत देखना, आगरा जाना, एक बार अजमेर शरीफ जाना, एक बार दिल्ली देखने को मिल जाए, कलकत्ता चले जाएं। और बहुत से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। बहुत सा हमारा बेस्ट नेबरहुड भारत का अगर है पिछले 15 साल में, बांग्लादेश है। मैक्सिमम ट्रेड है, लाखों करोड़ रुपए की ट्रेड हमारी बांग्लादेश के, सारी की सारी अब जो है खतरे में पड़ गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये नफरती लोगों को सेंटर स्टेज में नहीं लाना चाहिए। और डिप्लोमेसी को गए ना जयशंकर, वहाँ गए, प्रधानमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी, बीएनपी से बात करेंगे। और मैंने तो हमेशा कहा कि हमें शेख हसीना से दोस्ती नहीं है, हमारी दोस्ती बांग्लादेश के लोगों के साथ है। लीडर आएंगे जाएंगे, लीडर आएंगे जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी भूल चूक हुई है कि हमें पता ही नहीं चला कि शेख हसीना जो है के खिलाफ इतना ज़्यादा वहाँ पर किसने तख्ता पलट किया, क्या कॉन्स्पिरेसी थी। आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट हुआ 5 अगस्त को। फिर हमें भी टाइम नहीं मिला रिकवर करने का, बट हमें तो पता ही नहीं था वहाँ क्या हुआ है। सो हमारी डिप्लोमेसी का काम है टू कीप आइज एंड ईयर्स ओपन देयर, हमें पता होना चाहिए। और अभी भी लीव इट टू योर डिप्लोमैट्स, वो हैंडल करेंगे रिलेशनशिप। ये यूट्यूबर्स को और ये नफरती लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये हर चीज़ में जो है ये कर देंगे, अटैक कर दो, अटैक, इंडियन आर्मी तैयार होगी। मैं तो बंद कर रखा टीवी सेट 4-5 साल से, लेकिन बीच बीच में कोई भेज देता, देखो सर ये क्या चला रहे हैं कि अटैक कर दो। क्या करेंगे, किसको अटैक करोगे, कहाँ अटैक करोगे? सो बांग्लादेश एक भाषा बोलते हैं, बांग्ला भाषा बोलते हैं, पूरा रविंद्र संगीत चलता है वहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ के राष्ट्र कवि हैं, और वहाँ के जितने प्रोग्राम हैं, सारा डांस, सब कुछ रविंद्र संगीत उससे होता है, बांग्ला है। सो वी मस्ट हैव फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम फ्रेंडलेस हो जाएंगे ना नेबरहुड में, हम ग्रेट पावर बन ही नहीं सकते। अब ऊंची सोचो ना, हम तो चाइना और उसका मुकाबला करना चाहते हैं, आज पड़ोस में एक भी देश नहीं जो हमारे साथ खड़ा है। सो दैट इज वाई फॉर अस, मैंने हमेशा कहा है, वी मस्ट बिल्ड ब्रिजेस विद बांग्लादेश। ट्रेड को मत अफेक्ट होने दो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट मत अफेक्ट होने दो। स्पोर्ट्स खेलो, क्यों ना खेले हम क्रिकेट उनके साथ, क्या हो गया ऐसा, है ना? हिंदुओं को अगर वहां पे हुआ है, आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। उसके लिए उनकी सरकार को कटघरे में ले, बट वो डिप्लोमैट करें। आप और मैं क्यों करें? हम क्यों सड़कों पर आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, बिना काम में एक माहौल को वो कर रहे हैं। सो आई थिंक हैंडलिंग बांग्लादेश वी शुड बी वेरी टैक्टफुल। एंड जो भी सरकार आएगी, हम बात आज मैं बता रहा हूँ, जो सरकार आएगी हमारे कोई ना कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाएगा, हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनको कहेंगे सबसे पहले भारत विजिट पे आ जाओ। एवरीथिंग विल हैपन, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही स्क्रिप्ट चलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने चाइना के बारे में बोलना शुरू किया था 1 साल पहले, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मैं 40 साल से जियो स्ट्रैटेजी पढ़ता हूँ, इसीलिए पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, और अनअकैडमी में मैंने बहुत पढ़ा है, यूपीएससी वालों को जाके पढ़ाता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है चेंज होते हुए। और इसके लिए गहन पढ़ाई जरूरी है। ये नहीं कि एक दिन कोई यूट्यूब वीडियो देख ली और कुछ आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया और हमें गुस्सा आ गया। नो। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
और ये मीडिया, इससे दूर रहो। हमारे डिप्लोमेट्स हैं, वी हैव ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, दे विल टेक अ डिसीजन कैसे डील करना है। बट गोइंग इनटू दैट फौज, इनटू दैट कंट्री कि हम जाके किसी को बचा लेंगे वहां, ये बेवकूफ़ी वाले काम नहीं हो सकते। सो वी मस्ट बिल्ड ब्रिजेस विद बांग्लादेश, मेरा ये कहना है। तो सर अलग है भाई थोड़ा, है? हाँ मानते हो? हाँ कह रहे हो, सही है? हाँ चलो गुड। सर, और आपने से बोला चाइना। हाँ। सर, इंडिया और चाइना के जब कुछ रिलेशंस खराब होते हैं तो बॉयकॉट चाइना की एक ट्रेंड छोटी सी आती, ज़्यादा नहीं आती। चाइना में हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बिकॉज बॉयकॉट चाइना का कोई फायदा नहीं है। चाइना एग्जैक्टली सर, हाँ। कि बॉयकॉट चाइना अगर हम करेंगे भी तो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो लाइक मोस्टली हम देखेंगे तो चाइना डिपेंड्स पे, प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है। चाहे वो टेक कंपनी ले लीजिए या फिर लाइक मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना से हैं। एवरीथिंग। और इलेक्ट्रॉनिक तो छोड़ दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, एवरीवेयर। और रेयर अर्थ मिनरल्स में 90% होल्ड है चाइना का, 90% होल्ड है चाइना का। एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना जो हाई स्पीड रेलवेज बना रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में पोर्ट बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, ट्रेड कर रहा है, फ्लैटनिंग द हिमालयाज कर रहा है, वो नेपाल में है, बांग्लादेश में, हर जगह है चाइना। तो आई थिंक अच्छा किया हमने बातचीत कर रहे हैं चाइना से, है ना। वी मस्ट टॉक टू चाइना, हमारे नेबरहुड में है। बट सर, हमें चाइना से डिपेंडेंसी तो सर कम करनी पड़ेगी भाई, उसके लिए हमें R&D करनी पड़ेगी, कुछ अपना मैन्युफैक्चर। हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ है ही नहीं। तो सर, इसके लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि बिल्ड आवर ओन इंडस्ट्री, बिल्ड आवर ओन इंडस्ट्री, बिल्ड आवर ओन R&D, इन्वेस्ट इन साइंटिफिक टेम्पर, साइंस पढ़ाना शुरू करो। हम तो बात कर रहे हैं हिंदी कहाँ पर लगानी है, कोई कहता नहीं मैं तेलुगु चलानी है, कोई कहता है मैंने मलयालम करनी है, कोई कहता है मैंने डिलिमिटेशन करनी है, मैंने 5000 साल पुराना बदला लेना है, मैंने वो बदले ले। वो बंदे कहाँ है जिनसे बदला किससे लेंगे? तो हम तो अलग ही दिशा में बातें कर रहे हैं। हमारी बात होनी चाहिए, पहले 3000 दिन एक बच्चे के इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्या एजुकेशन देते हो, क्या उसको खाना देते हो। कहीं तो कुपोषण है देश में। अब मैं भी रोड पे चल के आया, मैंने रोड की हालत देखी है। हमें बहुत डेवलपमेंट करनी है। तो एक तरफ देश को डेवलप करना है, दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी, कुछ तो नया करें। हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, एक कंपनी नहीं है वर्ल्ड लेवल की, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास। टॉप की जो कल परसों लिस्ट आई है टॉप की 500 यूनिवर्सिटीज़ की दुनिया की, उसमें नंबर 1 US है, उसके बाद चाइना है। चाइना की भी 200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, हमारी एक नहीं है, एक का भी नाम नहीं है। तो क्या मुकाबला करोगे, किससे मुकाबला करोगे जब तक कि। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत को इनवर्ड लुकिंग देश होना चाहिए। अगर जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते, 4-5 दिन मैंने DNA में क्वेश्चन दिया था, शुड वी बी इनवर्ड लुकिंग नेशन? 20 years जस्ट फोकस इनसाइड, 20 years दे दो, अगले 20 साल हम सिर्फ देश को बनाएंगे। हम नहीं लड़ रहे किसी से, बोल दो किसी से हमें कोई दुश्मनी नहीं। हम अंदर देश को तो है, देश का हेल्थ है, देश का पानी है, हमारे यार सारी पोल्यूटेड सिटीज वर्ल्ड की हमारे पास है, सबसे ज़्यादा खराब पानी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस, TB केसेस ये हमारे पास है। तो वी हैव ह्यूज चैलेंजेस, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। तो चाइना ने जो काम किया, जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना, तो हमें यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एजुकेशन की तरफ, तब जाके हम कहीं विश्व स्तर पर पहुंच सकते हैं। बाकी बातें ठीक है, बातों के लिए हमारे पास उसके लिए ठीक है, वो अपनी जगह है। तो सर अभी चाइना से थोड़ा USA की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो सर रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि USA और इंडिया के रिलेशंस जो है वो थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं, तनाव भरे रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पिछले साल USA ने इंडिया पर हैवी टैरिफ्स लगाए थे। उसके बाद लाइक पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी देखा गया है कि USA ने इंडिया को डेड इकोनॉमी तक कहा था। एक तरफ तो सर हम उनसे प्रेडेटर ड्रोन्स और जेट इंजन जैसी डील्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मतलब हम लोगों को क्रिटिकली उतना स्ट्रांग नहीं मान रहा है। तो ऐसे में हमारी USA पे डिपेंडेंसी कितनी ठीक है या किस हद तक ठीक है सर? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ USA की दुश्मनी खतरनाक और दोस्ती और भी खतरनाक। ठीक है, USA सबसे अनट्रस्टवर्दी पावर है, लेकिन सुपर पावर है, उसको इग्नोर भी नहीं करते। इसीलिए देखो डोनाल्ड ट्रंप ने 60-70 बार कहा मैंने ऑप सिंधु रुकवाया, मैंने ये किया, हम जवाब भी नहीं देते, हम नाम ही नहीं लेते हैं डोनाल्ड का या US का, कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हैं, बिकॉज हम उसको नाराज़ नहीं करना चाहते। बिना नाराज़ किए अच्छा हवन करे हमने,
महामंडलेश्वर में भी खूब हवन किया पिछली बार इलेक्शन में। अब की बार ट्रम्प सरकार और का उसका टीका भी लगाया, मंदिर बनाए उसके लिए कि सनातनी है ट्रम्प, और हमारे हिंदू पक्ष में। हाँ, ये देखो, ये नेशनल लेवल पे हुआ भाई, टीवी पे हमने देखा, सबने वीडियो चली है कि ट्रम्प जो है एंटी मुस्लिम है, अब प्रो हिंदू होंगे, अगले टेन्योर में तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी ट्रम्प के साथ हमारी। लेकिन ट्रम्प ने जो हमारी बेइज्जती करी है, ट्रम्प ने जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, श्रिम्प सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत से सेक्टर्स को इतनी ज़बरदस्त मार पड़ी है, आपको अंदाज़ा नहीं है, जो ये टैरिफ लगा रखे हमारे ऊपर उसने। और साल हो गया, अभी 1 साल होने वाला है ट्रम्प की, हो गया 1 साल ट्रम्प की प्रेसिडेंसी को, और वो मान ही नहीं रहा है हमारी बात। और हम जो है फिर जाके हमने रशिया से दोबारा वो की, चाइना से भी दोस्ती करने का यही एक तरीका था कि यार ये तो जो है डोनाल्ड तो मान नहीं रहा है, और हमने यहाँ पर भी दुश्मनी कर रखी है, हम कहाँ रहेंगे। तो ये चैलेंज है हमारे आगे, ये चैलेंज है, बट यू कांट इग्नोर यूएस कैनॉट बी इग्नोर्ड, इट इज द सोल सुपर पावर। चाइना कैनॉट टेक ऑन यूएस के नेवी इतनी स्ट्रांग है कि सारी दुनिया की नेवी अगर इकट्ठी हो जाए, समझ लो बाई चांस हिपोथेटिकल, हम वॉर गेम करें यहाँ, सारी दुनिया की नेवी लगा दें यूएस की नेवी सबको फोड़ देगी। इनके पास दुनिया के हर कोने में बेसेस है, सो वी कांट इग्नोर देम, बट वी हैव टू टैक्टफुली डील विद देम। यूएस को क्या चाहिए मैं साफ बता दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। यूएस को क्या चाहिए? इंडिया का मार्केट चाहिए। इंडिया के मार्केट में क्या चाहिए उसको? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही, पनीर, चिकन बेचना है। उसने वाइन, शराब बेचनी है, बहुत ज़्यादा वाइन प्रोड्यूस करता है यूएस से। उसने अपनी विस्की, अपनी वाइन यहाँ बेचनी है। उसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हथियारों का। वो कहता है कहीं से मत लो, मेरे से खरीदो, आप ले लो उससे। और हमने बहुत डील करी है, लाखों करोड़ रुपए की डील है यूएस के साथ। अपाची हेलीकॉप्टर्स को लेके है, C-17 एयरक्राफ्ट्स को लेके है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, और भी कई चीज़ों की बात चल रही है जो कि हम उससे लेना, वो यूएस नया नेक्स्ट फाइटर के लिए भी यूएस कहता हमसे ले लो। लेकिन इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात है, हम कुछ अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से लेते हैं। तो यूएस चाहता है सामान खरीदो, मार्केट खोल दो अपना, और मार्केट हम खोल नहीं सकते। खासतौर पे हमारे एग्रीकल्चर एरिया में जो खेती करते हैं, जिनके माँ बाप, उनको पता है किसान की हालत क्या है। और अगर हमने मार्केट खोल दिया ना हमारा, ये किसान, छोटा किसान तो खत्म हो जाएगा। इतना सामान, मैं 2-3 साल से यूएस जाता हूँ, 1-2 महीना पूरा घूमता हूँ, कैलिफोर्निया ये वो, उनके जब आप फार्म देखोगे ना, आपको अंदाजा ही नहीं है वहाँ क्या पैदा होता है, किस मात्रा में पैदा होता है, और बहुत सस्ता पैदा करते हैं वो भर देंगे यहाँ पे हमारे पास। हमारा किसान compete नहीं कर पाएगा उनके साथ। तो वो अपने, हमारी डेयरी और हमारे मार्केट्स पे उसकी नज़र है, जो कि गवर्नमेंट रेजिस्ट कर रही है, तभी तो इतनी बार बातचीत हो चुकी है। तो आई थिंक गवर्नमेंट लगी इन चीज़ों में, यू मस्ट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। हमेशा ट्रस्ट द पीपल, जो टॉप पे बैठे हैं वो सब भला करना चाहते हैं। ना पहले एंटी नेशनल थे, ना आज एंटी नेशनल। हर एक कोई ये चाहता है मैं अपनी छाप छोड़ के जाऊं देश की सेवा में। पहले तो ये मान के चलना चाहिए। हाँ, पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, वो क्रिटिकल एनालिसिस हमारे में होनी चाहिए, बट वी आर नेगोशिएटिंग विद देम। और कोई तरीका ही नहीं है यार। ट्रम्प को आंख नहीं दिखा सकते लाल वाली, वो ऐसे करके वो बढ़ाते ना हम यूट्यूब पे, लाल आंख दिखा दी, ट्रम्प को नहीं दिखा सकते। उसको तो वो तो क्या है, जैसे गांव बूढ़ा होता है, मनाना पड़ेगा। अभी संक्रांत थी, चद्दर वद्दर उड़ाओ, उसको कोई हलवा वगैरह खिलाओ, कुछ करो, दोबारा हवन वगैरह कराओ कुछ, तो ट्रम्प को तो मनाना पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन बट टू समहाउ मैनेज यूएस। हाँ सर, जो यूएस जो है वो यूथ के लिए भी एक नेचुरल मैग्नेट रहा है। हाँ। चाहे वो जॉब्स के लिए हो या फिर एजुकेशन के लिए। बट रिसेंट में जो इमिग्रेशन जो लॉज है वो काफ़ी टाइट हो गए हैं। तो क्या इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि हम यूथ को यहीं रख के हम अपने ही टेक और जो मैन्युफैक्चरिंग अपना हब है इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं? सर, इसके लिए अपने को क्या स्ट्रेटेजीज है जो सर हमें काम में लेनी चाहिए? बोलने में ठीक है, हमें अपना यूथ यहाँ रखना चाहिए और बाहर से पैसा आना चाहिए, हमें ब्रेन नहीं भेजना चाहिए, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, वेल्थ गेन होनी चाहिए। बट पिछले साल में जितनी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट, मुझे जिस मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लाइट हुआ है भारत से, ये अपने आप लोग ना उस पेज तक आते नहीं हो और अखबार पढ़ता नहीं है भारत। ये कमाल की चीज़ है, कोई नहीं पढ़ता अखबार, सब व्हाट्सएप पे आ गया, वही मान लिया, है ना। तो इतना फ्लाइट हो गया कैपिटल का, और कितनी मुश्किल से रुपए को बचा के रखा, नहीं तो अभी सेंचुरी के नज़दीक लग जाता,
है ना। तो डॉलर एंड अमेरिकन इकॉनमी में हमारे बच्चों का वहाँ पे रोल, तो एजुकेशन के लिए जाएंगे लोग जो वेल टू डू हैं, नहीं तो डंकी रूट से जाएंगे। पिछले साल 2-2.5 हज़ार बच्चे उसने वापस भेज दिया हवाई जहाज में भर के। तो लोग जाएंगे, और अब मार्केट खुल रहा है जर्मनी की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ, और भाई वहाँ की एजुकेशन अलग है, आप नहीं समझ सकते। मैं बर्कली यूनिवर्सिटी गया हूँ, UCLA गया हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया हूँ। आज अगर कोशिश करेंगे, आज सोच ले कोई ऊपर लीडर, भाई मैंने एजुकेशन को बिल्कुल इसमें इंटरफेयर नहीं करना और एजुकेशन को एजुकेशन की तरफ चलना है, 50 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे। आज शुरू करेंगे तो 50 साल लगेंगे। वो जो उसकी यूनिवर्सिटीज़ है ना US की, वो अलग किस्म की है, अलग किस्म की उसकी, उनका रिसर्च, उनकी जो ओरिजिनलिटी है, ये सब। तो हमारे स्टूडेंट्स तो जाते रहेंगे वहाँ, और फिर वहीं पे H1B ले लेते हैं, फिर वहीं पे काम करते हैं, आना नहीं चाहते। लाखों लोग हर साल सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, आप रोकने की बात कर रहे हो। और फिर छोटे छोटे देश भी दे रहे हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ में गोल्डन वीज़ा ले लो, हमारे यहाँ आ जाओ। क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि दिल्ली में सांस नहीं ले सकते, दिल्ली में सांस नहीं ले सकते। 70% हमारे शहरों में सांस लेने लायक नहीं रहा अभी पानी की आपको। तो वी हैव टू रियली, बोलना अच्छा है, हम भी चाहते हैं हमारे युवा कहीं ना जाए, बट यहाँ है क्या करोगे आप? सरकारी नौकरी के लिए ये क्लास C और D ग्रेड नौकरियों के लिए तो 20-20, 30-30 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। PhD और MTech तो बैठे में, कहीं क्लर्क लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। सो हमें अपनी एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। आई थिंक वो मुझे कोई डायरेक्शन ऐसा कोई, ठीक है पॉलिसी नई आ रही है, जा रही है, बट सारी की सारी एजुकेशन कोचिंग फैक्ट्री पे। किसी देश में कोचिंग फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास कोटा है, ऐसी राजेंद्र नगर है। जो IAS ऑफिसर आया वो 2-3 साल घिस्सू बन के कहीं कोचिंग करके आया है। जो आज तो NDAI में जो जा रहा है वो कोचिंग फैक्ट्री के थ्रू जा रहा है। यार हम क्या बनाएंगे हम? जो IIT में बच्चा जा रहा है कोचिंग से जा रहा है, वो कौन सा इंजीनियर बन जाएगा? यही मुझे, इसीलिए हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। वो जाता है बड़ी मुश्किल से मेहनत करके कोचिंग से, वहाँ वो लेता मेरी प्लेसमेंट कर दो भी, प्लेसमेंट के बाद MBA कर दो, मैं मैनेजमेंट में आ जाऊँ, व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाऊँ। सो हमें ना बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की, मेरे पास आंसर नहीं है, मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने मन की व्यथा बता सकता हूँ कि मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। सो इट आई थिंक है, मुश्किल है, बट किया जा सकता है। उसके लिए बहुत विजनरी सोच चाहिए एजुकेशन को चेंज करने के लिए, और कठिन है, राह कठिन है। सर अभी हमने थोड़ा देश विदेश की समस्याओं के डिस्कशन किया, अभी थोड़ा अपने देश पर आते हैं, सोशल इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं सर। ये तो मेरी पूरी क्लास लगा दी इन्होंने। हाँ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर सर सेव द हिमालयाज फाउंडेशन के CEO हैं। तो सर इसी तर्ज पर आप काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में नेचर को लेके, जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जोशीमठ का सिंक होना हो या दिल्ली की सफोकेटिंग हवा हो, इस सब पर आप काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं। तो सर एक तरफ तो देश को जॉब्स चाहिए और दूसरी तरफ हम इकोनॉमी में भी ग्रोथ करना चाहते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है दूसरी तरफ। तो सर ये जो एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी का एक बैलेंस है, ये सिर्फ पेपर्स पे ही रहेगा या फिर कभी इसे अप्लाई भी किया जा पाएगा? अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन भाई, तुम लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी, यार इन दोनों के लिए तालीम है। मतलब आई एम सो हैप्पी द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। मैं सेव द हिमालयाज हमारा फाउंडेशन है, जब मैं लद्दाख में GOC था तो वहाँ मैंने जो है फौरी में टाइम नहीं पास किया जो फौजी समझते हैं। मैं वहाँ का एनवायरनमेंट को समझा, वहाँ पे मैंने बहुत ट्रैकिंग करी। हर संडे को जब -20-30 होता था, अकेला मैं निकला होता था इस पहाड़ पे उस पहाड़ पे। तो मुझे इससे पहले एनवायरनमेंट का नहीं था। तो जब मैं रिटायर हुआ तो उन्होंने बोला सर आप सेव द हिमालयाज फाउंडेशन को चेयर करो। मैंने कहा कर लेंगे। तो अभी भी मैं इस साल भी लद्दाख जाके आया। तो क्या हो रहा है ना, हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल में, लद्दाख में आप देख रहे हो कैसी बारिश आ रही है और कैसे लोग मर रहे हैं। हमने अपने नेचर को, है देवभूमि लेकिन वहाँ देवता वास करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम उन पहाड़ों को रौंद रहे हैं ना, अरावलीज की बात ही नहीं है, शिवालिक की बात नहीं है, ऊपर जाके ये कभी रिलीजन के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे, ये पहाड़ छोड़ेंगे नहीं हमारे को, नेचर नहीं छोड़ेगा, ये बता दूँ। वो किसी भी शक्ति से ऊपर है, नेचर की शक्ति। और हमने जो, अब तो कोई भी जगह हमारी सेफ नहीं रही है। वी आर प्लेइंग विद आवर नेचर। अगली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे हम, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। रोना आता है जब मैं बाढ़ की और उनकी हालत देखता हूँ वहाँ पे,
क्यों ये पहाड़ कच्चे पहाड़ है? प्लीज अंडरस्टैंड, हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स। हिमालय नौजवान पहाड़ हैं। अरावली और शिवालिक, वेस्टर्न घाट पुराने हैं, कई बिलियन ईयर्स पुराने हिमालय। तो वहां जब आप खोदते हो, कंपनियों को ठेका देते हो, वो माइनिंग करते हैं और वो ब्लास्टिंग करते हैं, जो थोड़ी बहुत जमीन सालों से दबी हुई है वो उखड़ जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं। फिर जैसे ही बारिश आती है भूस्खलन होता है वहां पे, और वहां क्रैक पड़े हुए, वहां के लोग चिल्ला चिल्ला मर गए कि मत बनाओ यहां, मत बनाओ कुछ यहां। हमने उसी को अच्छा बनाना है, उसी को डेवलप करना था जो हमारे पास थे। वो है तीर्थ यात्राओं के नाम पर हमने नए नए पहाड़, नई नई टनल, आपने देख लिया सिलकारा टनल में क्या हुआ। तो एनवायरमेंटलिस्ट तो रो रो मर गए, कोर्ट के पास चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे या कर सकता है, बट मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट वी आर एक्चुअली प्लेइंग हैवक विद, इसीलिए जो दिल्ली का हाल है, उत्तराखंड का हाल है, हिमाचल कितने मरे इस साल, कोई हिमाचल का बता दे मुझे, हिमाचल में जो हाल हुआ, उत्तराखंड में, और मैंने लेह में भी देखा है फ्लैश फ्लड्स होते हुए। सो आई थिंक वी ये सब हो जाएगा, इकोनॉमी वगैरह, बहुत और तरीके हैं, और बहुत तरीके हैं उसको डेवलप करने के, टूरिज्म को डेवलप करने के, एडवेंचर स्पोर्ट्स को डेवलप करने के। मैं अलग से इसके ऊपर एक सेशन ले सकता हूँ 1 घंटे का, कि कैसे हमने वहाँ इकोनॉमी को डेवलप करना है, क्योंकि वहाँ मैं जाता रहता हूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल भी गया, मैं जोशी मठ में, जब 2013 में भूस्खलन हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे, मैं जोशी मठ में था, ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था, और मैं ब्रिगेडियर था तब, अपनी यूनिट के साथ मैं गया हुआ था। और उस दिन बादल फटा और मैंने देखा क्या हालत हुई वहाँ पे। तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। बसें जा रही हैं, होटल ऐसे गिर रहे ताश के पत्तों की तरह, और जिस सड़क पे हम रात को आए, सड़क ही नहीं है सुबह। मतलब ये हैवानियत वाला सीन होता है वहाँ जब ये सीन होता है, मैंने देखा ये। तो एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए हर एक, ऊपर से आप गांव में प्लास्टिक देख लो, ये तो मैं सोचा इलाका साफ होगा, यहाँ भी मैं 1 मिनट भी नहीं सोया अपनी गाड़ी में आज। मैं यही देख रहा था बाहर क्या सीन है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, कचरा ही कचरा है पूरा हर जगह। तो क्या हो गया हम लोगों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सोच बूझ को, कि हम साफ पानी नहीं कर पा रहे हैं, साफ हवा नहीं है हमारे पास। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल, और इसमें समाज का बड़ा रोल है। तो बचपन से हमें एनवायरनमेंट के बारे में, अब तो जागरूकता बढ़ रही है, बट इट शुड बी एट द पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो। आई डोंट हैव क्लियर कट आंसर्स, बट मैं सिर्फ अपनी एंगस्ट बता सकता हूँ आप लोगों को एनवायरनमेंट को लेके। सर, जब आपने बात की ही है लीडरशिप की, तो सर एज ए लीडर आज के टाइम पे कोई पोजीशन को अपनी एज ए लीडर देखता है, तो कोई लीडरशिप को एज ए पावर देखता है। सर, आपके अकॉर्डिंग एक लीडर की सही डेफिनेशन क्या होगी जो हमारे यूथ को फॉलो करनी चाहिए? देखो, बहुत से लोग ना ये बात बहुत अच्छी कही उसने, हम लीडरशिप पोजीशन से देखते हैं, है ना, कि हमने कमीशन ले लिया, या हम सिविल सर्विसेज में चले गए, आईपीएस बन गए, या किसी इंस्टीट्यूट को हेड किया, दैट इज नॉट लीडरशिप। वो आपको मिल गया बाय प्रमोशन और आपकी मेहनत से। असली लीडर वो है जब वो कुर्सी पे ना हो तो लोग उसको फॉलो करें, उसका अनुकरण करें। असली हिंदी उसका अनुकरण करें, वॉक द टॉक। मैं जहां जाता हूं ना, अभी भी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र के एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, तो 3-4 वीसी वगैरह बैठे हुए थे, और मेरे से भी विद्वान बैठे थे, और वो बोलने लगे इस नई पीढ़ी के बारे में कि सर ये बच्चे आजकल ऐसे हैं वैसे हैं। 10 मिनट तो मैंने सुना, फिर मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं तुम्हारी टीम में हूँ। किसकी टीम में हूँ? तुम्हारी टीम में हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ लेता हूँ जहाँ पर भी। मैंने कहा सर वो तो ठीक है, बट यही बातें हम भी सुनते थे जब हम कॉलेज में थे। बोले हाँ ये तो है। मैंने कहा आप जरा ये सोचना, आप अपने मन में ये विचार करना जाके आप कैसे लीडर हो। उनको थोड़ा सा लगा कि यार ये आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हम तो नई पीढ़ी को कोस रहे हैं। मैंने कहा आप जाके पूछना आप कैसे लीडर हो, आप इंस्टीट्यूशंस हेड करते हो, आप वीसी हो, आप रजिस्ट्रार हो, आपने पीएचडी कर रखी है, लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हो, आप कैसे लीडर हो? क्या आप में अभी भी अपनी जात, अपने धर्म के लिए कट्टरपंथी है? आप अभी भी अपनी बेटा बेटी का रिश्ता देखते हो तो कुंडली मिलाते हो और अपनी कास्ट का बंदा ढूंढते हो? फिर आप कैसे सेकुलर इंडिया में हो? अभी भी आपके अंदर आपकी सोच पुरानी है। आप किस टाइप के, आप फिजिकली कितना फिट हो, आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी कैसी है? तो लीडर वो है जो नजर आए, उसको देख के, उसके काम को देख के लगे हाँ यार ऐसे ही करना चाहिए। तो आई बिलीव इन दिस वॉक, यही मेरा फौज में था।
मैं ये आज नहीं बातें कर रहा हूँ, जब मैं जीओसी था, मैं कमांडर था, मेरे से लोग मिलने के लिए आतुर होते थे कि यार सर से कुछ बात करके आएंगे, बिकॉज मैं यही बातें कहता था तब भी कि अ लीडर हैज लीडरशिप यू ड्रॉ फ्रॉम पीपल, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। गुरु गोविंद सिंह कह गए कि हम जो रैंक रूंक लगाए हुए इन्हीं की कृपा से, ये नहीं होंगे तो हम कहां से होंगे। सो अ लीडर समटाइम्स हैज टू बी सर्वेंट टू द पीपल, कि उसके दिल में इतनी कोमलता हो, इतना प्यार हो कि वो सोए ना अगर उसको किसी की विपदा आ गई तो। और मेरे पास 3-4 ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जिंदगी में जहां मैंने वो किया जो कोई नहीं करता। ये फौजी बैठे हैं, इन्होंने भी नहीं ऐसी बातें सुनी होंगी। मेरे पास मैं ब्रिगेड कमांडर हूं और मेरे पास एक बंदा, मेरा पीए को मैंने बोल रखा है कोई आता है मेरे पास मिलवा देना। मैंने कहा अच्छा। एक बंदा है, कहता सर ये बहुत दुखी है, 2-3 दिन से रो रहा है, क्या हो गया? कहता सर इसका नायब दौर से हवलदार बना दिया इसको, ईएमई का, आंध्र प्रदेश का। वो मैंने कहा अच्छा बुलाओ उसको। वो आया, मैंने कहा बैठो, बैठे ना दफ्तर में। मैंने कहा बैठो, वो रोने लग जाए, साहब मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा अच्छा भी सारा काम छोड़ो, मेरे पास कॉन्फ्रेंस में सारा काम कैंसिल, फोन लाओ इधर। और मैंने उस दिन जो है 2-3 घंटे इंडियन आर्मी में टॉप तक, वो ईएमई का था, वहां तक सबसे पूछा भाई इसका मुझे हल बताओ। 6 महीने में मैंने जो प्रॉब्लम थी उसकी करके उसके कंधे पे उसका रैंक लगाया। मैंने पर्सनल चैलेंज दिया कि मेरा है, जबकि ना मैं गार्ड्स का बंदा हूं, मैं आर्मड ब्रिगेड कमांड कर रहा हूं, मेरी तो टॉरी अलग है, 200 टैंक है मेरे पास, आज ये कॉन्फ्रेंस, आज वो कॉन्फ्रेंस, ये गेम हो गया, ऐसे तो 50 केस आते हैं। बट मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो लीडर को इतनी दिल में कोमलता होनी चाहिए और इतना दूसरे के लिए जज्बा होना चाहिए काम करने का। देन यू आर अ लीडर, कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें। सो लीडरशिप का यही है, वॉक द टॉक। जो आप अपने जूनियर से कराना चाहते हो आप करो, अदरवाइज डोंट। सर थैंक यू सर। सर आज हमारे बीच आकर अपना वैल्यूबल टाइम और इतनी ऑनेस्ट और इंसाइटफुल बातें रखने के लिए हम आपको दिल से शुक्रिया करते हैं। और हमारे यूथ, आपके तो सिर्फ हमारे यहाँ के लोगों को ही नहीं, सभी यूथ्स को लंबे टाइम तक इंस्पायर करेंगे। और सर इस पॉडकास्ट सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आगे छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? एंड या प्लीज आस्क मी। एंड एक चीज बता दूं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, मेजर जनरल यशमोर। ठीक है, ये चैनल तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, मैं सबको जवाब देता हूँ, किसी की कोई प्रॉब्लम हो नहीं तो साफ करता हूँ, सॉरी मेरे बस की बात नहीं, कोई कहता भर्ती करा दो, ये कर दो, वो मैं खुद हाथ से लिखता हूँ, सॉरी मेरे बस की बात नहीं है। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू इन एनी वे, मेंटरिंग यू और इंस्पायरिंग यू। या गिव मी योर नेम। Sir, my name is Arul Kashyap. I'm Tech first year student. Oh, very good. I thought वहाँ सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं। No, sir. Actually, being a member of Kalam, so I stay here. Oh, okay. Very good. Yeah. Sir, recently news जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मिस्टर ट्रम्प ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लिया और इस बात पे ना मोस्ट ऑफ द कंट्री साइलेंट हैं। और ऐसे में ना इंडिया के सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो आप बोल रहे हैं, मैंने सुना है उनको कि इंडिया को ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी यही करना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को अभी ऐसे वॉर फेज में जाना या फिर अपने ही नाइबर्स के साथ ऐसा करना क्या सही होगा, या साइलेंस रहना अदर कंट्रीज के लिए, यूएसए के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखो, मैं आप क्या पूछ रहे हो, क्या इंडिया वेनेजुएला टाइप एक्शन कर सकता है? यस, लाइक पीपल आर सेइंग कि जैसे कि उसके लिए 200 साल काम करना पड़ेगा, ट्रंप की तरह पावर लेनी पड़ेगी, इतना पावरफुल कंट्री बनना पड़ेगा। अदरवाइज ये प्लीज कृपया करके विचार निकाल दो मन से। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन आवर कॉन्टेक्स्ट, साफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि हम वहाँ जाके 4-5 बंदों को उठा लाएं और उनको आसिम मुनीर को ले आए, फील्ड मार्शल को वहाँ से, यहाँ से, ये सब ये कृपया करके इट्स नॉट पॉसिबल। लेट मी पुट इट डाउन हियर। और जो ट्रंप ने किया इलीगल है, इट इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर, ये गलत प्रेसिडेंट है। इंडिया शुड कंडेम द सच एन एक्शन। कल को बीजिंग तैयार बैठा है, ताइवान को ले लेगा, और कल को अगर वो नेपाल या बर्मा में या भूटान को ले लेगा, या किसी मंगोलिया को ले ले कहीं, या किसी और देश को, लाओस को, कंबोडिया को, हम क्या करेंगे? तो इंडिया, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब भारत गरीब था
और कमज़ोर कमज़ोर तो हम तो हमेशा शक्तिशाली रहे, कमज़ोर नहीं थे, गरीब थे, ये नहीं था हमारे पास। तब भी साउथ अफ्रीका, जहाँ पर नेल्सन मंडेला की सरकार आने से पहले, वी ऑलवेज सपोर्टेड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, हमेशा। और जब ये आज तो हम पैलेस्टीन पे कम बोलते हैं, बट बहुत साल तक भारत हमेशा इनइक्विवोकली वी वर विद पैलेस्टीनियंस, वी वर ऑलवेज विद पैलेस्टीनियंस। तो ये भारत का स्टैंड रहा है, आज से नहीं है, 19 अर्ली सेंचुरी से रहा है कि जहां कहीं पर कोई ग्रेट पावर अपनी जोर जबरदस्ती करती है, इंडिया विल स्टैंड विद द वीक। दैट इज आवर स्टैंड। सो वेयर एवर, चाहे वो यूक्रेन में रशिया का काम हो, ये ट्रंप का बेवकूफ़ी का काम हो, किसी राष्ट्रपति को तुम ऐसे ले आओगे, उसको और उसकी वाइफ को रात को, ये तो गदर होना शुरू हो जाएगा। बट हमारे परिप्रेक्ष्य में आज पॉसिबल नहीं है। आपकी जनरेशन कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा, बट ठीक है, तो आज पॉसिबल नहीं है। प्लीज डोंट प्रमोट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। एंड हमारे नेबरहुड में हमें अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। सर जैसे कि लीडरशिप की बात हुई कि हम लोगों को एक अच्छा लीडर बनने के लिए पहले वो करना होगा जो हम देखना चाहते हैं लोगों से। तो बीइंग अ यूथ ऑफ माय कंट्री, मेरा बचपन से रहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। तो मेरे पापा जो है वो तो कहते हैं ठीक है अभी पढ़ लो, आगे देखा जाएगा। लाइक माय मदर सेज कि नहीं, तुम्हारे लिए सही नहीं है ये। तो हम जैसे यूथ के लिए आगे, स्पेशली गर्ल्स के लिए, इस फील्ड में जाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या बेस्ट तरीका होगा, ये अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते। आप गलत आदमी से पूछ रहे हो। मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मुझे सब अप्रोच करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर सब मेरे पास आते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं। लेकिन मेरा ये स्टैंड है, पॉलिटिक्स इज नॉट मेंट फॉर पीपल लाइक मी। नहीं तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगा, किसी ना किसी की जबान मुझे बोलनी पड़ेगी। अगर आप वो करने के लिए तैयार हो, वो कर लो। दूसरा, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक, आप किसी भी पार्टी में चले आओ, काफ़ी हद तक फैमिली लीनिएज और रिसोर्सेज और पैसे से रिलेटेड है। तीसरी चीज़ ये है, कृपया करके अच्छी एजुकेशन लो, कुछ साल काम करो। वो पॉलिटिशियन चाहिए मुझे जो धक्के खा चुके हों, जिन्होंने कुछ काम किया हो देश के लिए, जिनको कुछ पता हो नौकरी कैसे ली जाती है, पढ़ा कैसे जाता है। सो डू दैट, देन बिकम अ पॉलिटिशियन। आई विल कम एंड कैनवस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? या एनसीसी ऑफिसर है। हाँ भाई, टीचर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कहीं यही नाराज हो जाए कि सर तो सारे बच्चों को बिगाड़ के तो नहीं जा रहा हूँ तुमको। पक्की बात है? मजा आया? जय हिंद सर, GCI रवीना फ्रॉम 9 ओडिशा बटालियन। सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर उनको एक जगह रखें, और फिर कुछ टाइम बाद आया कि अरावली को तोड़ा जाएगा। तो सर मतलब मेरे को आपसे ये पूछना है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी मतलब भारतीयों को गुमराह करने के लिए ऐसे छोटे छोटे फैसले देती है, या फिर ये जेन्युइन ऐसे फैसले थे जो होने चाहिए थे? नहीं, मैं ना सही एक मतलब फ्रैंक ओपिनियन बताऊँ ना, आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद आवर कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का काम ये कुत्ते डिसाइड करना और ये नहीं है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे बात करनी चाहिए। 7 साल लगे इलेक्टोरल बॉन्ड को बताने में कि इलीगल है, तब तक हज़ारों करोड़ रुपया चला गया। 7 साल लगे, पहले दिन से पता था इलीगल है स्कीम, क्यों नहीं 15 दिन के अंदर वो हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट भी मतलब जो एक न्यायपालिका से जो उम्मीद थी ना, जो हम जब ग्रो कर रहे थे, हम ना अलग दौर में पैदा हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा हमारे में ना एक आदर्श वो था, देश कैसा बनेगा, ऐसे ये ना पिक्चरें भी देखते थे, तराजू ऐसे होता है, कानून अंधा होता है। अब कानून है जिसके पास थोड़ा बहुत रिसोर्सेज हैं, और जो मतलब अदरवाइज अरावलीज की जजमेंट इस पे और ये एनवायरनमेंट पे जो जजमेंट्स आई हैं, या आपने एक इशू को 6 महीने, साल 2 साल आपने स्टे दे दिया, उसी में लोग वो कर जाते। तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट स्पेंड मोर टाइम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज, मस्ट रिजॉल्व इशूज। सुओ मोटो ये हवा का पानी का इशू होना चाहिए, ये होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जब चाबुक चले तो थर थर कांपना चाहिए नीचे तक, वो है नहीं, अभी वो है नहीं। तो वी नीड मैसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स। उससे पहले हमें सिविल सर्विसेज रिफॉर्म चाहिए, हमें पुलिस रिफॉर्म चाहिए, हमें मिलिट्री रिफॉर्म चाहिए। ये लिपापोती नाम बदल दिया, ये कर देंगे कॉलोनियल मकौले की, बट कहाँ क्या चेंज किया हमने? क्या चेंज किया हमने 47 के बाद? कितना चेंज किया? ये ब्यूरोक्रेसी कहीं पर भी नहीं है, इस टाइप की जुडिशरी कहीं नहीं है।
20-20, 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं केस डिसाइड करने में। गरीब आदमी को बेल नहीं मिलती है। इज इट द कोर्ट्स ऑफ द पुअर पीपल? तो कहीं ना कहीं ये है। तो अरावलीज को लेके देखो, बाद में लोगों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। तो पीपल शुड स्पीक गुड दिस थिंग, हमेशा देश हित में बात करनी चाहिए। बट अब क्या है, देश हित नारेबाजी में है, फिर अपना अपना उसमें हम लोग लग जाते हैं। सो बट या दे कैन डू मच बेटर, स्पेशली ऑन एनवायरमेंट एंड लीगल इश्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, बिकॉज स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इज रनिंग दिस कंट्री। ये देश अगर किसी ने बांधा हुआ ना, इस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तिरंगे ने बांधा हुआ है। वो है ताकत, जहां से हमें ताकत मिलती है। हम एक हैं, अनेकता में एकता। वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन टास्क है उनका। वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई लिव इट टू यू। सर फिर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है? अब मेरे से मत बुलवाओ, हैं? ठीक है, हाँ। अब कोई क्लिप डाल देगा, कोई इधर उधर ठीक है। तो कोर्ट्स को मैं रिस्पेक्ट, वो एक जज के घर में करोड़ों रुपए मिले, उस पर तो कुछ लिया नहीं फैसला। अब मेरे घर में, आपके घर में मिले होते तो क्या होता अभी तक? पहली बात तो होते नहीं, बाई चांस 4-5 बोरियां होती नोटों की। हुआ कुछ? कितने जजेस को इम्पीचमेंट के लिए पार्लियामेंट आज तक एक नहीं किया हमने। तो जब हम करना चाहते हैं हम जुडिशरी को, ठीक, हम कर नहीं पा रहे। सो आई थिंक देखो, ओवरऑल वी नीड पीपल हु आर पैट्रियट्स, नॉट नेशनलिस्ट, नॉट हाइपर नेशनलिस्ट, सर्टनली नो। वी नीड पैट्रियट्स जो हमेशा देश और समाज का सोचें। सही है बात। फर्क पता ना इन दोनों में क्या है? फर्क पता ना? मेरी वीडियो देख लेना, लाखों लोगों ने देखी है। डिफरेंस बिटवीन हाइपर नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म, वो 3 मिनट देख लेना, तुम्हारा माइंड हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। फिर कोई दुविधा नहीं रहेगी माइंड में कि मैं हाइपर नेशनलिस्ट हूं या मैं एक सच्चा पैट्रियट हूं, भारत का सच्चा नागरिक हूं। ठीक है? ठीक है। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। आई रियली एंजॉयड कमिंग टू उड़ीसा, भुवनेश्वर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मयंक। थैंक यू टू माय होस्ट। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, मैंने बहुत फ्रैंकली जवाब दिए, एंड आई लव्ड योर हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी बाद में करें बात। हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और अगर सर का आशीर्वाद रहा तो पॉडकास्ट है सीजन 2 भी आएगा। हाँ, ये इसको फिर वहां पर भी यशमोर चैनल पे भी चलाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।